हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आप सब देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से मेडिको नर्सिंग क्लासेस पर आप सबकी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए एक वेल डिजाइंड क्रैश कोर्स है वो चलाया गया है और उसकी क्लासेस रेगुलरली आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है मेडिको नर्सिंग क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब उसी क्लास में एक कड़ी और जोड़ते हैं और चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के क्रैश कोर्स की। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है पल्स पल्स पैराडॉक्स। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है पल्स पैराडॉक्स। पल्स पैराडॉक्स कल हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, ये देखो यहाँ पे हमने एक पढ़ा था। पढ़ क्या रहे थे हम कल? हम पढ़ रहे थे कि ग्राफ्ट रिजेक्शन कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी के अंदर हम पढ़ रहे थे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि पल्स पैराडॉक्स आ सकता है। ठीक है, पल्स पैराडॉक्स कल हमने देखा था। आज उसका हम अच्छे से डेरिवेटिव तरीके से हम उसका मीनिंग देखते हैं कि पल्स पल्स पैराडॉक्सिस का मीनिंग क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, पल्स पैराडॉक्सिस का मीनिंग क्या होता है कि पल्स पैराडॉक्सिस एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल जिसके कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी हुई है या फिर किसी और ईटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से अगर उसके ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, अगर उसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज ड्यूरिंग द इनहेलेशन, ब्लड प्रेशर डिक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन अबाउट 10 mm ऑफ Hg, अगर 10 जब भी इंडिविजुअल, पल्स पैराडॉक्सिस का मीनिंग ये होता है कि जब भी कोई इंडिविजुअल पेशेंट इनहेल इनहेल जब भी पेशेंट इनहेल करता है तो इनहेल करने के साथ ही जैसे ही वो इंस्पिरेशन करता है, ठीक है, इनहेल करता है, इनहेल करने में इंस्पिरेशन, जब पेशेंट इंस्पायरेशन करता है तो इंस्पायरेशन करते टाइम क्या होता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर है डिक्रीज हो जाता है अबाउट 10 mm ऑफ Hg, ब्लड प्रेशर डिक्रीज डिक्रीज अबाउट 10 mm ऑफ Hg, 10 mm ऑफ Hg तक ब्लड प्रेशर है क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जब क्या होता है, जब भी कोई इंडिविजुअल अपना जब इनहेलेशन कर रहा है, इंस्पिरेशन कर रहा है, सांस को अंदर की तरफ ले रहा है, उस समय अगर उसका ब्लड प्रेशर 10 mm ऑफ Hg, याद रखने की बात है, 10 mm ऑफ Hg अगर इनहेलेशन विथ इनहेलेशन, इनहेलेशन के साथ अगर 10 mm ऑफ Hg ब्लड प्रेशर कम होता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पल्स पैराडॉक्स। ठीक है, पल्स पैराडॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट है कि जब भी किसी भी पेशेंट को पेन हो रहा है, जब भी किसी पेशेंट को, जब भी हमारा कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी का पेशेंट है जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर आ चुका है, तो उस कंडीशन के अंदर जब भी हमारे पेशेंट को पेन होता है तो उसको हमें क्या करना है, क्लोजली मॉनिटर करना है। पेन को क्या करना है, पेन को हमें क्लोजली मॉनिटर करना है। अब पेन को क्लोजली मॉनिटर करने का रीजन ये हो गया है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि अब हमें क्या करना है, पेन को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पेन को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, कि अब पेन जो सर्जरी हुई है उसकी वजह से हो रहा है या एंजाइना पेक्टोरिस का पेन आ गया पेशेंट को। ठीक है, अब हमें देखना होगा कि पेशेंट को हार्ट अटैक का पेन आया है या फिर पेन जो सर्जरी हुई है उसकी वजह से पेन हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पेन को क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए एमसीक्यू बन सकता है कि भाई पेन है वो एक्सटर्नल, जो आपकी स्टेनोटोमी, स्टेनोटोमी का मतलब हो गया कि जब क्या होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी की जाती है तो उस समय क्या होता है, ये हमारा स्टर्नम होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो इसी स्टर्नम को क्या किया जाता है, बीच से इंसाइज करके उसको काटा जाता है और उसके बाद यहाँ पर स्पेस बनाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम हार्ट को असिस्ट कर पाते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, स्टर्नोटोमी बोलते हैं। स्टर्नोटोमी का मतलब है कि हम क्या करते हैं, स्टर्नम को बीच से इंसाइज करते हैं, एक ओपनिंग बना लेते हैं स्टर्नम के अंदर, फिर उसके बाद उसको वापस से स्टेनलेस स्टील वायर होता है, स्टेराइल स्टेनलेस स्टील वाटर जिसे वायर होता है, एसएस वायर, एसएस वायर जिसे बोलते हैं, एसएस वायर, एसएस वायर वन स्टेराइल स्टेनलेस स्टील। उस उसका जो वायर होता है उस वायर से उसको वापस से हम क्या कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आप लोगों के लिए एमसीक्यू बन सकता है कि जब भी हमारा पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर अगर हमें पेन की कंप्लेन कर रहा है, कौन सा पेशेंट, जो पेशेंट, उस पेशेंट को क्या था कोरोनरी आर्टरी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी, जिस पेशेंट की कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी हुई है उस पेशेंट को क्या करना है, हमें उस पेशेंट को हमें क्या करना है, उस पेशेंट का हमें ध्यान में रखना है
कि जब भी हमारा पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है तो हमें पेन को डिफरेंशिएट करना है। पेन को डिफरेंशिएट करने का मीनिंग क्या है? क्या पेशेंट को जो पेन हो रहा है वो स्टर्नोटोमी की वजह से हो रहा है, जो स्टर्नम के ऊपर इंसिजन लगा हुआ, क्या उसकी वजह से पेन हो रहा है, या फिर एंजाइना का पेन स्टार्ट हो गया? तो ये दोनों चीजें हमें क्या करनी है? डिफरेंशिएट करनी है। ठीक है, अब हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एंजाइनल पेन, अगर पेशेंट को एंजाइनल पेन है, भाई स्टर्नोटोमी का पेशेंट पेन तो नहीं है, पेशेंट को क्या है? एंजाइनल पेन है। तो एंजाइनल पेन की कंडीशन के अंदर क्या करना है स्टूडेंट? एंजाइनल पेन की कंडीशन के अंदर है कि एंजाइनल पेन अगर आपको देखने को मिलता है तो इसका मतलब है ग्राफ्ट फेलियर हो चुका है। एंजाइनल पेन का मतलब है कि आपने जो ग्राफ्ट अप्लाई किया था, जिस ग्राफ्ट के थ्रू आपने ब्लड सप्लाई को, ब्लड हार्ट के ब्लड सप्लाई को रिस्टोर किया था बाईपास करके, वो ग्राफ्ट क्या हो चुका है? फेल हो चुका है। तो उसे हम कहते हैं ग्राफ्ट फेलियर। तो ये है। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एमसीक्यू आ सकता है कि एंजाइनल पेन आफ्टर, ठीक है, पेन, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि एंजाइनल पेन आफ्टर द सीएबीजी। सीएबीजी मतलब कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के बाद अगर एंजाइनल पेन हो रहा है, विल इंडिकेट कि वो क्या इंडिकेट करता है? तो इसका आंसर होगा ग्राफ्ट रिजेक्शन या ग्राफ्ट फेलियर। ग्राफ्ट फेलियर उसको क्या बताता है? वो बताता है हमें ग्राफ्ट फेलियर के बारे में कि हाँ भाई, आपने जो ग्राफ्ट लिया था वो ग्राफ्ट वो फेल हो चुका है, दोबारा से आपको क्या करनी पड़ेगी? सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट, ग्राफ्ट फेलियर है, हो चुका है। बहुत सारे टिश्यूज है जब भी आप ट्रांसप्लांट करते हो उनमें ग्राफ्ट फेलियर का रिस्क वो हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाइपरटेंशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का हाइपरटेंशन। बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो कि आजकल की यंग एज के लोगों के अंदर देखी जा रही है। ठीक है, हाइपरटेंशन को बोला जाता है साइलेंट किलर डिजीज। साइलेंट किलर डिजीज। हाइपरटेंशन क्या है? एक साइलेंट किलर डिजीज है। हाइपरटेंशन के अंदर क्या होता है? ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर है जो ब्लड प्रेशर है, इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज अबाउ द नॉर्मल रेंज, अबाउ द नॉर्मल रेंज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज अबाउ द नॉर्मल रेंज। अब ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है? अपनी अब नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाता है। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज क्या होती है, जो इसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। तो सिस्टोलिक बीपी, आपको ये पूछेगा कि सिस्टोलिक बीपी क्या होता है? सिस्टोलिक बीपी का मतलब होता है प्रेशर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, यानी कि ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस समय कि ब्लड का कितना प्रेशर है, यानी कि ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स की वॉल पे जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो वो जो उस समय ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट कितना प्रेशर लगा है ब्लड वेसल्स की वॉल पे, वो कहलाता है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता कितना है देखो, उसकी एक रेंज होती है 110 से लेकर के 130 ऑफ एच जी। 130 ऑफ एच जी तक कितना होता है? 130 ऑफ एच जी तक ये होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक बीपी। डायस्टोलिक बीपी की अगर आप बात कर रहे हो तो डायस्टोलिक बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग हार्ट रिलैक्सेशन, ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। जब हार्ट रिलैक्स करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करता है तो उस कंडीशन के अंदर कितना प्रेशर है वो ब्लड वेसल्स की वॉल पे एक्सर्ट करता है, वो प्रेशर क्या कहलाता है? आपका डायोस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। वो प्रेशर क्या कहलाता है? आपका डायोस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। और उसकी रेंज, उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है? उसकी नॉर्मल रेंज होती है 70 टू 90 ऑफ एच जी। ये होती है नॉर्मल रेंज। इस कंडीशन के अंदर या इस रेंज के अंदर अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर
टेंड कर रहा है, मिल रहा है आप लोगों को, जब आप चेक कर रहे हो उस समय आप इस रेंज में देख पा रहे हो, तो वो नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। उसे क्या कंसीडर करेंगे स्टूडेंट? उसे करेंगे नॉर्मल कंसीडर करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अब यहाँ से कैटेगरीज ऑफ हाइपरटेंशन में बताऊंगा, ठीक है? कैटेगरीज ऑफ हाइपरटेंशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन बोल सकते हैं अपन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन की अगर स्टूडेंट्स में बात करूं आप लोगों के साथ, तो क्लासिफिकेशन में आएगा माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर एचटीएन। एचटीएन मतलब हाइपरटेंशन, सॉरी, ठीक है? ये इसकी कैटेगरीज, यहाँ पे तीन कैटेगरी नॉर्मल हमने बना दी। तो पहली कैटेगरी होगी 130 से 139 mm ऑफ एच। ठीक है? सिस्टोलिक बीपी की बात कर रहे हैं, ठीक है? सेम ऐसा कैसा डायस्टोलिक के लिए बनाएंगे बाद में, ठीक है? नेक्स्ट है, ये आ गया आपका 140 से लेकर के 149 ऑफ एच। यहाँ आ जाएगा 150 से लेकर के 159 ऑफ एच। ठीक है? और यहाँ आ जाएगा मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट एच एंड मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन 160 और अबव। ये हो गई है चार इंपॉर्टेंट जो ब्लड प्रेशर की कैटेगरीज है, वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। ठीक है? आप इनको थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। स्टूडेंट्स, मेरा आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी नोट्स यहाँ पर आपको पेन से, जो भी पेंसिल से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो सारे नोट्स आप अपनी बुक के अंदर नोट कीजिए, एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर आप इसको नोट कीजिए, क्योंकि यही नोट्स आप लोगों को आगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। और इन इसके जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ में कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट पीडीएफ लेने की बजाय अगर आप इसको लिखेंगे, अपने नोटबुक बनाएंगे, बढ़िया सी नोटबुक बना के उसमें लिखेंगे अच्छे से, उससे ज़्यादा अच्छी तैयारी होगी, ज़्यादा समय तक आप इसको याद रख पाओगे, और थोड़ा सा सिस्टमेटिक स्टडी होगी। सिस्टमेटिक नोट्स होंगे तो पढ़ने का भी मन करेगा। ठीक है? तो हम बात कर रहे थे हाइपरटेंशन की। तो हाइपरटेंशन की बात करी तो हमने देखा कि हाइपरटेंशन है प्रेशर, ब्लड प्रेशर होता क्या? ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स की वॉल पे ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है? अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, अपनी नॉर्मल रेंज से अबव चला जाता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपरटेंशन की कंडीशन कहलाती है। अब हमने देखा हाइपरटेंशन की कंडीशन में तो बीपी दो प्रकार का होता है, पहला होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस समय कितना प्रेशर रहा है, वो प्रेशर कहलाता है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब हार्ट रिलैक्स करता है उस समय कितना प्रेशर रहता है, वो प्रेशर कहलाता है आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, उसकी नॉर्मल रेंज है 110 से 130 ऑफ एच। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज है 70 टू 90 ऑफ एच। उसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का क्लासिफिकेशन उसके बाद हमने देखा है। तो हाइपरटेंशन के क्लासिफिकेशन के अंदर स्टूडेंट हमने देखा है कि माइल्ड हाइपरटेंशन, सबसे पहले हमने देखा माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और मैलिग्नेंट, चार प्रकार की क्लासें बना दी अपन ने, ए बी सी डी, ये चार क्लासें हमने बना दी हैं, हाइपरटेंशन की कैटेगराइज कर दिया। अब इसमें हमने क्या कैटेगराइज किया देखो, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से 139 के बीच में है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? माइल्ड कहलाती है। और अगर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 से लेकर के 149 ऑफ एचजी के बीच स्टैंड कर रहा है तो कंडीशन कहलाती है मॉडरेट हाइपरटेंशन। और अगर 150 से 159 तक है तो वो कंडीशन कहलाती है सीवियर हाइपरटेंशन। और अगर ब्लड प्रेशर किसी इंडिविजुअल का 160 और उससे ज़्यादा आ रहा है तो वो कंडीशन कहलाती है मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहलाती है। वो कंडीशन क्या कहलाती है? मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन। ठीक है? ये हो गया आपका सिस्टोलिक। तो यही ऐसे ही डायस्टोलिक के लिए आ जाएगा, डायस्टोलिक के लिए आ जाएगा 72, 79, 82, 89 और 92, 90 से मोर आ जाएगा। ठीक है? 90 से मोर यहाँ पर, ये आ जाएगा 90 अबव। ठीक है जी स्टूडेंट? तो ये है इंपॉर्टेंट कैटेगरी, जो भी हाइपरटेंशन की कैटेगरीज हमने बनाई है।
ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देख रहे हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के बारे में बताया हुआ है कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का मतलब है कि बीपी 140, यहाँ पर 140 रेंज ली गई है और कहीं पर 160 आपको देखने को मिलेगी, बट अगर 140 की है तो वो आपकी नॉर्मल रेंज के अंदर ही होगा, कंसिडर किया जाएगा, वो माइल्ड कैटेगरी के अंदर ही कंसिडर किया। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के अंदर स्टूडेंट्स कितना होता है, 160 mm ऑफ एच और अबव, 160 ऑफ एच से अबव आपका ब्लड प्रेशर है वो चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट डिजीज अपनी आती है राइनर्स डिजीज। ठीक है, बहुत ही थोड़ी रेयर डिजीज है, देखने को नहीं मिलती है, बट इस पे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो राइनर्स डिजीज, तो राइनर्स डिजीज होती क्या है ये देखो। राइनर्स डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या हो जाता है, स्पाज्म हो जाता है। कहाँ पे, स्मॉल आर्टरीज के अंदर, स्मॉल आर्टरी और आर्टीरियोल के अंदर क्या हो जाता है, स्पाज्म हो जाता है। स्पाज्म होने की वजह से वो क्या होती है, ब्लड ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है। इसमें क्या होता है, राइनर्स डिजीज के अंदर क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं जो उनके अंदर क्या हो जाता है, मेडिकल कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर क्या होता है, स्पाज्म इन स्मॉल आर्टरीज। स्मॉल आर्टरीज के अंदर क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, आपको स्पाज्म देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, स्पाज्म इन स्मॉल आर्टरीज एंड कॉज डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द आर्टीरियोल। उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो वो डिक्रीज हो जाता है, पर्टिकुलर आर्टीरियोल तक ब्लड फ्लो वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब ये कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर क्या हुआ, देखो स्पाज्म हुआ किसमें, नॉर्मली क्या होता है, देखो ये आर्टरी हो गई। अब ये आर्टरी अगर छोटी छोटी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है तो उसमें उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे आर्टीरियोल्स, यानी क्लस्टर ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, उसके बाद तो ये आ गई आर्टीरियोल्स, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद आ जाता है आपका कैपिलरीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर इस आर्टरी के अंदर, इस पर्टिकुलर आर्टरी के अंदर क्या हो गया, स्पाज्म आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, ब्लड नॉट फ्लो, यहाँ पर ब्लड फ्लो वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आगे के जो पर्टिकुलर ऑर्गन है उन तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती और उनके अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन है वो अराइज हो जाती है। तो राइनर डिजीज के अंदर क्या होता है, जो स्मॉल आर्टरीज होती है उनके अंदर क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, स्पाज्म आ जाता है। स्पाज्म आने की वजह से वो ब्लड फ्लो डिक्रीज कर देती है, आर्टीरियोल तक ब्लड फ्लो नहीं पहुंचता है। ठीक है, और मोस्ट कॉमनली राइनर्स डिजीज के अंदर पेरिफेरल आर्टरीज और आर्टीरियोल्स के अंदर क्या आता है, स्पाज्म आता है। पेरिफेरल आर्टरीज और आर्टीरियोल्स के अंदर क्या आता है, स्पाज्म आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू बन सकता है, एमसीक्यू। ठीक है, ये वाली लाइन एमसीक्यू बन सकती है कि राइनर डिजीज के अंदर होता क्या है, स्पाज्म इन स्मॉल आर्टरीज। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एमसीक्यू का काम करता है। तो देखो स्टूडेंट, ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यू अगर हम निकालते हुए चलेंगे तो ये चीज, अब जैसे हमने ये पढ़ा और हमने इसमें से एमसीक्यू खुद बनाए कि हाँ ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछा जाए, तो इनको हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हमें याद हो गए, इनका आंसर हमें पता हो चुका है। ठीक है, तो ये होता है क्यों है, अब राइनोस डिजीज का मेन कोज क्या है, मेन कोज है कोल्ड एंड स्ट्रेस। जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है या कोई स्ट्रेस की सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अंदर क्या हो जाता है, पर्टिकुलर आर्टरीज के अंदर, जो स्मॉल आर्टरीज होती है इंडिविजुअल के अंदर, उनके अंदर क्या होता है, स्पाज्म हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे हैं कि राइनर डिजीज के अंदर मेनली जो ईटियोलॉजिकल कोज है जिसकी वजह से जो स्मॉल आर्टरीज हैं उनके अंदर जो स्पाज्म हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, वो हो रहा है कोल्ड और स्ट्रेस की वजह से। कोल्ड और स्ट्रेस की वजह से देखा होगा आप लोगों ने भी कभी कि जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो इंडिविजुअल जो भी ओल्ड एज के पीपल्स होते हैं या फिर कोई जो बोलते हैं ना कि मिड एज 40-45 ईयर ऑफ एज के अंदर जो इंडिविजुअल पीपल्स होते हैं उनके क्या होता है, जो फिंगर टिप्स होती है वो हल्की हल्की वाइट होने लग जाती हैं। वो इसी वजह से थी क्योंकि यहाँ के आर्टरीज के अंदर क्या हो चुका है, स्पाज्म हो चुका है। और आर्टरीज के अंदर स्पाज्म होने की वजह से यहाँ जो कैपिलरीज का जो नेटवर्क होता है फिंगर टिप टिप के ऊपर एकदम, उस नेटवर्क तक क्या नहीं पहुंच पाता, ब्लड नहीं पहुंच पाता, उसकी वजह से आपको वो उंगलियां जो भी फिंगर टिप है वो आपको व्हाइट नजर आती हैं। तो उसका मेन रीजन क्या है, कोल्ड और स्ट्रेस है। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होती है उस समय आपको देखने को मिलता है। और मोस्ट कॉमनली ये प्यूबर्टी तो 40 ईयर के लोगों को अफेक्ट करती है। और मोस्ट कॉमनली 40 ईयर मतलब प्यूबर्टी से लेके 40 ईयर तक की एज वालों को अफेक्ट करती है। साथ के साथ ये मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स, लड़कियों में महिलाओं में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्योंकि आप मोस्टली अगर कभी भी देखोगे तो फीमेल्स का बीपी आपको क्या मिलेगा, ठीक है, हाइपोटेंशन के अराउंड मिलता है आपको। फीमेल्स के अंदर नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर है वो कैसा मिलेगा अपने को, हाइपोटेंशन या फिर बहुत ही लोअर रेंज के अंदर मिलेगा। जैसे कि हमने अभी ये रेंज डिस्कस करी है कि नॉर्मल रेंज कितनी होगी सिस्टोलिक बीपी की 110, और ये आपको फीमेल्स का ब्लड प्रेशर आपको
110 के आसपास ही मिलेगा, और मेल का ब्लड प्रेशर आपको मिलेगा 130 के आसपास। ठीक है, तो फीमेल्स के अंदर हाइपरटेंशन है वो बहुत ही कम होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता, लेकिन कम होता है बजाय मेल के, यह ध्यान रखने की बात है। ठीक है, तो उनके अंदर ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है राइनोड डिजीज, क्योंकि उनका बीपी कम होता है, बीपी कम होता है तो जल्दी से जैसे स्पाज्म आएगा, बीपी कम चल रहा है, स्पाज्म आ गया, स्पाज्म आते ही ब्लड सप्लाई है वो आगे की ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाती है, नैरो होने की वजह से मिनिमाइज हो जाती है। ये देखो इस प्रकार की उंगलियां आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, आपको बताता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यू है, उसको ठीक कर लेता हूँ पहले। आई होप अभी ये टेक्निकल इश्यू है वो ठीक हो चुका है। ठीक है, तो ये देखो इस प्रकार की आपको इमेज देखने को मिल सकती है। ये है राइनोड, ये देखो वाइटिश एरिया हो रखा है, जो भी पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को डॉट 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 करके दिखा रहा हूँ वो है राइनोड डिजीज के लिए। ये इस राइनोड डिजीज के अंदर आपको देखने को ये मिल सकता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, spasm in small arteries, small spasm in small arteries, स्मॉल आर्टरीज के अंदर स्पाज्म हो गया, जिसकी वजह से आर्टीरियोल्स तक आगे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, जिस वजह से प्रॉब्लम ये है कि अब आगे स्पाज्म की वजह से ब्लड सप्लाई नहीं गई, तो इस एरिया के अंदर क्या हो गया, एरिया आपको वाइट दिखाई देगा, यहाँ पर ब्लड नहीं गया। और ये मोस्ट कॉमनली किस वजह से हुई, कोल्ड की वजह से और स्ट्रेस की वजह से, कोल्ड और स्ट्रेस की वजह से ये सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की अगर आपको इमेज देख करके भी अगर एग्जामिनर पूछे कि ये किस कंडीशन को बता रही है, तो ये राइनोइड्स डिजीज को बता रही है। अगर वहां पे ऑप्शन के अंदर आप लोगों को राइनोइड्स डिजीज मिलता है देखने को, तो प्लीज स्टूडेंट्स आप इसको राइनोइड डिजीज क्लिक करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं जैसे जैसे जो स्पाज्म बढ़ता जाएगा, आगे ब्लड सप्लाई नहीं होगी पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर, तो वहां पर क्या होगा, नंबनेस आपको देखने को मिल सकती है। क्या देखने को मिलेगी, नंबनेस आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ वहां पे हो सकता है कि आपको धीरे धीरे जैसे लंबे टाइम तक रहेगा तो वहां पे क्या होगा, टिंगलिंग सेंसेशन भी देखने को मिल सकते हैं। टिंगलिंग सेंसेशन का मतलब ऐसा लगेगा कोई फिंगर टिप के ऊपर कुछ चुभ रहा है। ठीक है, प्रिकिंग लाइक सेंसेशन हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ फिंगर्स है वो साइनोटिक देखने को मिलेगी, जैसा कि ऊपर अभी आपने एक इसमें देखा। ठीक है, ब्लूइश भी यहाँ देखो, ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया वो धीरे धीरे ब्लूइश हो गया। ठीक है, इस प्रकार का साइनोसिस देखने को, फिंगर्स हैं वो बिकम साइनोटिक एंड रेड, या तो साइनोटिक हो जाएंगी, नीली पड़ जाती हैं, रेड होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं किसके, राइनोइड्स डिजीज के। तो ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, ताकि अगर एग्जामिनर हमसे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हम उसको राइटली आंसर कर पाए। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए जो क्रैश कोर्स की क्लासें हैं वो आप सबकी प्रिपरेशन को और भी अच्छा बना रही होंगी। तो प्लीज कंसीडर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।